हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बाइनोमियल थ्योरम का फोर्थ लेक्चर। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं हो। ठीक है जी। तो अगर एक्स नहीं है तो एक्स की पावर जीरो तो हम सोच ही सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जो भी एक्सपेंशन हमें यहाँ पे दिख रहा है उसको पहले हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 1/x की पावर 8। ठीक है, -1/x। दिस एक्सपेंशन का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें भी कर रहे हैं, होल का पावर 8 है। अगला जो ये मल्टीप्लाई होगा वो इससे होगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 3x की पावर 5। ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सपेंशन दिख रहा है इसमें हमें वैसे टर्म चाहिए जिसमें x नहीं हो। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं एक्सपेंशन के ऊपर। और कोई भी टर्म में अगर हमें किसी भी x का कोफिशिएंट चाहिए या किसी भी टर्म को अगर हम देखें निकाल पा रहे हैं तो उसके लिए हमें जनरल टर्म लिखना ही होता है, देन हम उस पर आगे काम कर सकते हैं। तो इस एक्सपेंशन का अगर हम जनरल टर्म पहले लिख लें, इस एक्सपेंशन का अगर हम जनरल टर्म लिख लें, ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होगा? टी r+1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर n-r और y की पावर r होता है। ठीक है, ये तो मैं अच्छे से पता है। n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 के इक्वल है, c r हमें पता नहीं है। x के जगह पे हमारे पास है 2x की पावर 2 8-r, y के जगह -1/x की पावर r। कांस्टेंट टर्म जो है यानी कांस्टेंट जो है उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 8-r होगा। और यहाँ पे भी कांस्टेंट है -1 की पावर r, इसको हमने एक जगह सेपरेट कर लेना है। ठीक है, सेपरेट करने से हमारा मिस्टेक नहीं होता है, क्योंकि हमें केवल और केवल मतलब वो है कि x का पावर 0 के लिए सॉल्व करना है। तो पहले तो x ही सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 16 माइनस का 2r इनटू x की पावर, ये x ऊपर जाएगा तो -r के साथ x को देख पा रहे हैं हम लोग। अगले स्टेप में अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास x की पावर कितना बनता है? x की पावर 16 -3r बनता है। इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको और हम सिंप्लीफाई फर्दर फिलहाल तो नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। अब हमारे पास x की पावर 16 -3r है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में अगर हम देखें, सबसे पहली बात है कि हमें अलग अलग करके चेक करना होगा, क्योंकि सभी में जो भी एक्सपेंशन है वो मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे 8 को, तो हमें अलग अलग करके तो देखना ही होगा। ठीक है, तो पहले इसके लिए पर्टिकुलर इसके लिए हम चेक करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? x की पावर 0। तो हम r का वैल्यू कौन सा ऐसा रेज करें, ठीक है, जिससे x क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, और r आपको पता होना चाहिए कि r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है जी। r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है। r हम इंटीजर बोले, पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि r होल नंबर होता है, r हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो ऐसा तो कोई नंबर दिख भी नहीं रहा है कि अगर हम यहाँ पे 3 × 3 करते हैं सपोज, तो 9 है, तो भी नहीं आ रहा। 4 12 4 बच रहे, 5 क्या 15 1 बच रहा है। तो ऐसा कोई भी r नहीं है जिससे कि x की पावर 0 हो जाए होल नंबर में। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे अगर r का वैल्यू देखा जाए तो 3/16 कर दें, सॉरी 16/3 कर दें, तो कैंसिल आउट होकर के वो हमारे पास 0 आ जाएगा, लेकिन वो तो फ्रैक्शन है ना, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में r नॉट पॉसिबल है, और r नॉट पॉसिबल है तो ये जो पूरा जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग चाहे तो 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें x की पावर -1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2x² -1/x की पावर 8 है। अब इस वाले एक्सपेंशन से हमें x का वैल्यू यानी कि x की पावर 1 अगर हम रेस करेंगे, x की पावर अगर हम 1 रेस करेंगे तो ही तो मल्टीप्लाई होकर के ये x की पावर 0 बनेगा, ठीक है। तो हमें इस वाले एक्सपेंशन से, क्योंकि इसी वाले एक्सपेंशन का हमने जनरल टर्म यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसके लिए हम लोग देखें कि x की पावर 1 कौन से r के लिए यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप r इक्वल टू 4 लेते हो, 4 3 जा 12, तो ये 4 बचता है। 5 लेते हो, अगर आप r का वैल्यू 5 लेते हो तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी x का पावर 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम r का वैल्यू इस वाले पर्टिकुलर टर्म के लिए हम r का वैल्यू ले लेते हैं 5, r का हम वैल्यू ले लेते हैं 5 लेने से ये पूरा टर्म का जो एक्सपेंशन जो हम करेंगे, अगर उसमें हम x की पावर -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बन रहा है, ठीक है। अगला है प्लस का, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो इसमें अगर हम x की पावर -5 बना दे, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 0 बनता है। तो डेट केस में r का वैल्यू अगर हम क्या कंसीडर करेंगे, तो डेट केस में अगर हम r का वैल्यू 7 ले लें, ठीक है, तो 16 -21 तो माइनस का 5 आता है, x की पावर माइनस का 5 आता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए हम r का वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए हम r का वैल्यू 7 लेंगे। अगर हम 7 लेते हैं तो हमारे पास x की पावर -5 बनता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 0 बनता है। तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन हम भूलेंगे नहीं, और जो भी टर्म हमारा है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहा है वो एक्चुअल में कोफिशिएंट है, पर्टिकुलर x की पावर 0 अगर हमने यहाँ पे कर दिया है तो अब हमें r का वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे -8c5 2 की पावर 8 -5 यानी कि 3 -1 की पावर 5, ठीक है जी, प्लस 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और फिर से हमें काम वही करना है, 8c7 2 की पावर 8 -7 -1 की पावर 7, ठीक है। ये माइनस ऑड है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8c5 यानी कि हम फैक्टोरियल करके ओपन कर रहे हैं, तो 8 × 7 × 6, ठीक है, लास्ट में फैक्टोरियल 5 डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग वहां पे रोक देंगे, और ये हो जाएगा 8 - 5 फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल होता है, ये 6 से ये 6 कैंसिल होता है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 के इक्वल है, प्लस 3 इनटू 8 इनटू 7 फैक्टोरियल तक रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल बनेगा। 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो 1 के ही इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर 7 यानी कि माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई हो जाएगा 7 7 8 जा 56, और 56 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 8 के साथ, 448 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है जी, तो ये बन रहा है 24, ठीक है, क्या 2 भी है, तो एक 2 भी है, इनटू में 2 मिसिंग है, 2 भी लिख लेंगे, तो ये बन रहा है 48। मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो 400 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, माइनस साइन से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारा आंसर है वो 400 के इक्वल आ रहा है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखा मुझे, इसीलिए हमने आपके साथ डिस्कस किया इसको, और ये 2015 जेई मेंस में पूछा गया भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी करे, आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेकंड लेक्चर देखेंगे तो हमने वहां पे जनरल टर्म पढ़ा है, जनरल टर्म में बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहां पे भी किए हैं, थर्ड लेक्चर में भी जनरल टर्म किया है, और एक और क्वेश्चन है, तो इतना इनफ है कि आपको एक अच्छा टच मिल जाएगा, और आप कोई सा भी पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखें
तो आप ट्राई करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे जो जेईई में पूछे गए। अगला हमारा टॉपिक है मिडिल टर्म। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म। किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है, मिडिल टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म अगर देखा जाए तो अगर n, यानी कि n की जो बात हो रही है यहाँ पे वो इवन है, अगर n इवन है, सपोज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, n यहाँ पे पावर को बोला जा रहा है। इफ n इज इवन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म विच n प्लस टू बाई टू टर्म। तो n इवन है तो हमें फाइंड कैसे करना है, 2 प्लस टू बाई टू, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज द मिड टर्म या मिडिल टर्म, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। और वैसा भी बताइए जिसमें टर्म कितना आने वाला है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मिडिल टर्म है, ठीक है। सपोज x प्लस वाई की पावर 3 हो, अगर हमारा जो पावर है वो ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो ऑड है तो यहां पे लिखा हुआ है इफ n इज ऑड देयर टू मिडिल टर्म, ठीक है। तो x प्लस वाई का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो हमें दो मिडिल टर्म मिलते हैं, ठीक है। निकाल भी लेते हैं, 3 है, 3 प्लस वन बाई टू विथ टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। और अगर हम इसी में 1 ऐड कर दे तो हमारा सेकेंड टर्म, और इसी में अगर हम एन 1 ऐड कर दे, यानी कि जो भी यहाँ पे निकला सेकेंड टर्म उसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो हमारे पास थर्ड टर्म भी इस गिवन एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म होगा। मतलब कि कभी भी n अगर इवन है तो वन मिडिल टर्म, n ऑड है तो दो मिडिल टर्म उसके होंगे, और दो मिडिल टर्म हमें निकालने आना चाहिए। सपोज हमारे पास x प्लस वाई की पावर है, ठीक है, 45, ठीक है, ऑड है। अगर ऑड है तो इसके दो मिडिल टर्म आएंगे, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 45 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 46 बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 2 3, 23rd टर्म, 23rd टर्म इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अगर हम इसमें देखें तो इसी में अगर 23 में हमें एक और ऐड करना है तो 24th तो टर्म दिख रहा है यहाँ पे, 24th जो टर्म दिख रहा है, ठीक है, टर्म तो नहीं दिख रहा, 24th ही लिखा है मैंने वैसे तो, ठीक है, लेकिन 24th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। अगर ये पावर 44 होता तो मिडिल टर्म 1 होता, क्योंकि वो 44 इवन है, ठीक है। अब आता है मिडिल टर्म, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर सपोज किसी भी टर्म का, अगर हमें या किसी भी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालना हो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है, ठीक है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट वर्सेस कॉफिशिएंट। अब ये क्या चीज है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन में कॉफिशिएंट की बात करी है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या चीज है और कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक जनरल टर्म लिया है, जनरल टर्म जो है हमारा ये है, इसका जो हमें जनरल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है, मतलब जनरल टर्म ये है इस गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो जनरल टर्म हमारे पास आ रहा है टी आर प्लस वन एन सी आर ए एक्स की पावर एन माइनस आर बी वाई की पावर आर। वैसे भी हमें लिखना आता है बट यहाँ पे कैटेगराइज करके लिख दिया गया है। ये जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट है, x की पावर यहाँ पे जो भी आ रहा है हमने अलग लिखा है, y की पावर जो भी आ रहा है हमने अलग लिखा है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y की पावर
2, ठीक है। इसको हम बाइनोमियल में ओपन करते हैं तो हो जाएगा, बाइनोमियल में ओपन करेंगे तो 2C0, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगा के ओपन कर रहे हैं, 2x की पावर, ठीक है, n माइनस आर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 ही बनेगा, 3y की पावर 0 प्लस 2C1, 2x की पावर 1, 3y की पावर 1 प्लस 2C2, 2x की पावर 0, 3y की पावर 2, ठीक है। एक्चुअल में हम बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो जो आप ये देख रहे हैं ना, ये है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट। मतलब कि ये यहां पे भी ये भी दिख रहा है, ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये जो दिख रहा है ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो फिर कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट ये पूरा है। अगर हम इसके ऊपर बात करें, ठीक है, ये जो चीज दिख रहा है, ये पूरा जो चीज है वो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को भी मार्क कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा ना, चलो अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे है 2C0, 2 की पावर 2, ये जो पूरा चीज दिख रहा है ये कोफिशिएंट, और केवल एनसीआर के फॉर्मेट में जो लिखा गया है वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, ये जो है पूरा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये जो एनसीआर है ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो ये हमें बहुत ही मतलब पता होना चाहिए, बहुत ही माइनर लेवल की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट वो है जो एनसीआर के टर्म में लिखा गया है, और कोफिशिएंट क्या है? तो जो उसके साथ बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट टर्म आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए। यहां पे भी अगर आप देखो तो 2C1 इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट, बट अगर हम पूरा कोफिशिएंट बात करें तो ये पूरा जो 2 मल्टीप्लाई कर दे, और साथ साथ 3 को भी नहीं बोलना है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोफिशिएंट हो जाएगा, पर्टिकुलर दिस टर्म की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब आता है कोफिशिएंट के ऊपर बात हुई है, तो कोफिशिएंट तो पास्कल्स ट्रायंगल में भी था, बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का अलग कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग है, और कोफिशिएंट अलग है। तो थोड़ा सा कोफिशिएंट के ऊपर बात कर लेते हैं, और मिडिल टर्म को उससे रिलेट करने का कोशिश करते हैं कि जो हम मिडिल टर्म निकालते हैं ना, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है, तो मिडिल टर्म और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है? तो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जो मिडिल टर्म होता है उसका कोफिशिएंट ज्यादा होता है। पहले तो मिडिल टर्म निकालने आना चाहिए हमें, लेकिन हाँ ये बात भी पता होना चाहिए कि जो मिडिल टर्म है उसका ही कोफिशिएंट ज्यादा होता है। सपोज आपके सामने पास्कल ट्रायंगल को मैं फिर से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल को एक बार वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे 1 होता है, ये 1 1, ये लिखते हैं 2, ठीक है। अब आता है यहाँ 3 3, ये 1 ये 1, ये 4 ये 6, ये 4 ये 1 1, आगे बढ़ेंगे 10, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो दिख रहा है आपको 1 4 6 4 1, ये तो जाहिर सी बात है x प्लस वाई का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे n कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। यहाँ पे n कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। यहाँ पे n कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो अच्छे से, और यहाँ पे 2 रहा होगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो भी x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो जो बीच का टर्म है वो ज्यादा है, और ये तो कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट करता है ना पास्कल ट्रायंगल।
थर्ड देखो तो थर्ड में भी बीच वाला ही ज्यादा है, भले ही थर्ड में हमें पता है कि ऑड है तो ऑड में दो मिडिल टर्म आएंगे, दोनों मिडिल टर्म के कोफिशिएंट ज्यादा है। फोर्थ है इवन है, इवन है तो बीच में एक सिंगल मिडिल टर्म है और सिंगल जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट ज्यादा है। अगेन आप इसको देखो, ऑड है, एन क्या है, ऑड है, एन हमारा ऑड है, ठीक है, कितने मिडिल टर्म आएंगे, दो मिडिल टर्म आएंगे और दोनों का कोफिशिएंट ज्यादा है। तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, अगर आप इसको अच्छे से फोकस कर लो कि मिडिल टर्म का ही कोफिशिएंट ज्यादा होता है तो हम बहुत हद तक अपने माइंड में सेट कर लेंगे और हम चीजों को आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में जो कोफिशिएंट है ना वो मिडिल टर्म का ही ज्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मिडिल टर्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस गिवन एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म, गिवन एक्सपेंशन का मिडिल टर्म बताइए, पावर ऑफ एक्स। ठीक है, मिडिल टर्म पूछा है हमसे। ठीक है, तो मिडिल टर्म अगर हमसे पूछा गया है तो अगर आप एक्सप्रेशन को वॉच करो तो दोनों की पावर एन है और दोनों में वन माइनस एक्स या एक्स माइनस वन जैसा कुछ तो बन रहा है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ सिमिलैरिटी देखे तो हम उसको मर्ज करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन की पावर एन, नीचे में एक्स की पावर एन, इसको नहीं भूलना है। और यहाँ पे अगर हम माइनस वन कॉमन लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और माइनस वन की पावर एन। इसको थोड़ा सा मर्ज करें, यहाँ पे भी एन होगा तो ये हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन की पावर टू एन। इनटू में लिख लेते हैं माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन, दोनों का पावर सेम है तो हमने एक साथ उसको लिख लिया है। ठीक है, अब हमें इस वाले गिवन एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिखने आना चाहिए। तो जनरल टर्म हम लिखते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि जनरल टर्म किसका, इसका ना इसका। तो जनरल टर्म तो इसका ही निकालेंगे। ठीक है, इवन पावर का हम जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, इवन पावर का हम, सॉरी मिडिल टर्म पूछा है तो इवन पावर का हम मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए तो हमें टर्म तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले जनरल टर्म तो उसका निकालेंगे, देन हम मिडिल टर्म के बारे में सोचेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये इसका क्या करेंगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपके पास ना, आपके पास सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, मिडिल टर्म क्या है इसका, ये वाला 2x इज द मिडिल टर्म। अगर आप 2x में मल्टीप्लाई करते हो, सपोज माइनस वन अपॉन सिक्स करते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इससे इसके मिडिल टर्म में कोई फर्क नहीं होता। अगर हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई भी कर दें तो इसके मिडिल टर्म में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है ना, मिडिल टर्म यही रहने वाला है। वो अलग बात है कि मिडिल टर्म या तो अगर आप देखो तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये टू से थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टर्म तो चेंज नहीं होगा ना, टर्म तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम ना इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, किसका, इसका, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म निकालते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिखना होगा, तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, जनरल टर्म लिखेंगे टू एन सी आर, आर का वैल्यू क्या लेंगे, तो फिलहाल तो आर ही रखते हैं, एक्स की पावर टू एन माइनस आर। ठीक है जी, माइनस वन की पावर आर। ठीक है, अच्छा, और जो भी यहाँ पे है वो साथ साथ चलता रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया इस वाले एक्सप्रेशन का। अब इस जनरल टर्म में मिडिल टर्म हमें निकालना है, तो मिडिल टर्म है इवन, मिडिल टर्म यानी पावर इसका कितना है, इवन है, तो इवन पावर का कितना मिडिल टर्म आता है, वन। इवन पावर का कितना मिडिल टर्म आता है, तो वो वन के इक्वल आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि मिडिल टर्म फिर निकालते कैसे हैं, अगर इवन पावर है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो इवन, इवन पावर, इवन पावर, देयरफॉर वन मिडिल
टर्म कैसे, n+2 डिवाइडेड 2, ये जो होगा हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है t, t की जगह ये लिखेंगे n, n/2, और n कितना है यहाँ पे, n है 2n प्लस का 1। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 बच रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म है वो है n+1। जैसा कि हमारे पास जो टर्म, हमने ये टर्म लिखा है, इस टर्म में अगर आप देखो, ठीक है, तो ये किसके लिए है वैलिड, तो tr+1 लिखा है ना, tr+1 लिखा है। तो जहां जहां r है, जहां जहां r है, मतलब r, ये जो r है वही r यहाँ पे भी है, वही r यहाँ पे भी, वही r यहाँ पे भी है। अगर हम देखें तो जो भी हमारा टर्म है, टर्म के ऊपर ही तो बात होगी ना, तो जो भी टर्म है उसके r के प्लेस पे क्या है, n है, तो हम यहाँ पे जहां जहां r होगा r के प्लेस पे n कर देंगे। तो लिखते हैं 2n c n x की पावर 2n माइनस n और -1 की पावर n, इसको नहीं बोलना है, ठीक है, -1 x की पावर, यहां तो ऑलरेडी n ही है हमारे पास, 2n c n x की पावर n -1 की पावर n, -1 की पावर n अपॉन में है x की पावर n। ठीक है, ये पावर में है n, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2n c n -1 की पावर कितना, दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगा 2n। ठीक है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो किसी भी n के लिए ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। ये कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। तो जो हमारा फाइनल आंसर है, जो मिडिल टर्म है, ठीक है, ऑफ दिस एक्सपेंशन, ठीक है, वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, फर्दर आप चाहे तो इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा कोई खास कोई फायदा है नहीं, क्योंकि r के जगह भी n ही है, ठीक है, और n के जगह है 2n, तो ये हमारा फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हम इसको चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे है, आगे है मिडिल टर्म पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x। ठीक है, ये जो हमारा एक्सपेंशन है और ये जो एक्सपेंशन है, इसका जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है इज सेम, तो देन अल्फा इक्वल्स टू पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो पहली बात है ये कि हम इसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअल में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, और मिडिल टर्म का ही कोफिशिएंट वैसे तो ज्यादा होता है, बट इसमें इस क्वेश्चन में उसका यूज नहीं है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 है। इस एक्सपेंशन के ऊपर बात करें हम, पावर कितना है, इवन है, तो अगर इवन है तो 1 मिडिल टर्म होगा, और 1 मिडिल टर्म होगा तो हम निकालते कैसे हैं, तो लिखते हैं टी n की जगह हम लिखते हैं 4/2 प्लस का 1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है t3, यानी कि थर्ड टर्म निकालना है। अगर आप थर्ड टर्म निकालते हैं तो हमें पता है कि r का वैल्यू हम क्या लेंगे, जाहिर सी बात है r का वैल्यू में लेना होगा 2। ठीक है, अच्छा 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर है 6, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, ये हमने वैसे निकाला है। ठीक है, n प्लस 2 डिवाइडेड 2 करते हैं अगर पावर इवन है तो हमने यहाँ पे n/2 प्लस 1 करके लिखा है, और n तो वो होगा जो पावर में, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो डेट केस में टर्म लिख लिया है। अब टर्म थर्ड में हमें पता है r का वैल्यू कितना होता है 2, तो हम चाहे तो 4c2 लिख लें, अभी ही 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अल्फा x की पावर कितना, जो r का वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इस वाले को देखें तो इसका भी पावर कितना, इवन है, तो अगर इवन है
तो जो टर्म होगा वो 6/2 प्लस 1, तो ये हमें कितना दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है 3 + 1 यानी 4, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म है तो आर का वैल्यू कितना लेंगे, चलो इसको 6 बना लेते हैं, 6c3, फोर्थ टर्म है तो आर का वैल्यू हम 3 लेते हैं, ठीक है। अल्फा एक्स है और आगे माइनस भी है, इसको भूलना नहीं है। आर का वैल्यू कितना है, 3 है। और बोला ये रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि इसका जो भी हमारे पास कॉफिशिएंट आ रहा है वो आपस में इक्वल है, सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा है। और हमें पता है कि कॉफिशिएंट तो वो होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म सारा ही लिख लेंगे हम और इक्वल शो कर देंगे और देन अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन में बाइनोमियल कॉफिशिएंट पूछा जाता, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बाइनोमियल कॉफिशिएंट केवल पूछा जाता तो हम केवल ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है, कॉफिशिएंट, तो हम अल्फा को भी कंसीडर कर रहे हैं और अल्फा का स्क्वायर होगा यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है, और हो जाएगा यहाँ पे 6c3 क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी हमने पहले लिख लिया है, ठीक है, तो उसको यूज कर लेते हैं। अल्फा की पावर 3 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा, और ये 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 × 1, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इक्वल्स टू -6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करा, फैक्टोरियल 3 इंटू 3 × 2 × 1, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, और यहाँ अल्फा है ही, तो जो फाइनल है हमारा आंसर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 6 के इक्वल आ रहा है और ये आ रहा है -20 अल्फा। देयरफॉर अल्फा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3/10 माइनस का, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बस ये था कि हमें कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आर का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, बाय यूजिंग मिडिल टर्म का कंसेप्ट, और मिडिल टर्म का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े तो हमें एक कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया अल्फा, ठीक है। चलो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया ताकि स्क्रीन में पूरा दिखे क्वेश्चन। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, कंजुगेटिव 3 टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इन द रेशियो दिस, देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट, देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट, मैं दोबारा रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन दीज एक्सपेंशन, तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे चाहें तो नोट में एक बात यहीं पे कैरी कर लें, ठीक है, नोट में यहीं पे एक बात कैरी कर लें, ठीक है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, जैसा कि हमने पास्कल ट्रायंगल में भी देखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ठीक है, कैसे स्टार्ट करें, तो ठीक है, हमारे पास एक्सपेंशन दिया है, हमारे पास एक्सपेंशन दिया है, तो अप्रोच करने के लिए हम एक्सपेंशन का सबसे पहले तो जनरल टर्म ही लिखते हैं, तो हम लिखेंगे टी r+1
1 की पावर में समथिंग लिखने का तो कोई जरूरत है नहीं, n की जगह हम लिखेंगे n+5 सी आर की जगह आर ही होगा क्योंकि हम r+1 यानी कि जनरल टर्म लिख रहे हैं। जनरल टर्म में आर के प्लेस पे आर ही होता है। ठीक है, मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले चीजों में यूज होगा इस क्वेश्चन में। x की पावर आर, तो हम मान लेते हैं ना कि जनरल टर्म ही वैसा टर्म है, ठीक है, जो कॉन्जुगेटिव टर्म, इसके बाद का ही टर्म को हम कॉन्जुगेटिव टर्म बना लेते हैं, लगातार टर्म। तो जनरल टर्म अगर हम देखें तो r+1 है, तो अगला टर्म हम लेट कर लेते हैं, लेट t r+2, जो नेक्स्ट टर्म है वो r+2 है, तो n+5। डेट केस में हम r का वैल्यू क्या लेंगे, r+1 लेंगे, क्योंकि हम r से एक ज्यादा वाले टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। x की पावर है r+1, टर्म नंबर थर्ड r+3, यहां पे है n+5 सी r+2, x की पावर है यहाँ पे r+2। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म तो हमने लेट कर लिया, चलो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, जो भी हमारा टर्म है ये हमने जनरल टर्म को ही लेट कर लिया कि ये एक टर्म है, सेकंड टर्म हमारे पास ये रहा और थर्ड टर्म ये रहा। अब 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ही हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने अपने अकॉर्डिंग इसको लेट करा है। करना क्या है, तो इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, आर इन द रेशियो, ये जो टर्म कॉन्जुगेटिव टर्म है वो रेशियो में है, ठीक है। तो जो भी हमारा t r+1 अपॉन t r+2, इसका रेशियो है 5/10, और यहां पे है t r+2 अपॉन t r+3 इक्वल्स टू 10/14, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट के ऊपर बात हुई है, जो भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है ना उसका कोफिशिएंट के ऊपर बात हुई है, तो इसका कोफिशिएंट हम ले लेते हैं यहां से। कोफिशिएंट है हमारे पास n+5, ठीक है, सी आर अपॉन n+5, r+2 का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है सी r+1 इक्वल्स टू, कैंसिल करें तो ये 1/2 की इक्वल है, तो 1/2 n+5, इसको सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टोरियल आएगा, n+5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो n-r होता है, n+5 -r फैक्टोरियल, इनटू में साथ में है, ठीक है, इनटू में साथ में है r, तो r फैक्टोरियल साथ में आता है, ठीक है। फर्दर इसको ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n+5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और यहां पे आ रहा है r, यहां पे तो नहीं आएगा, इसके जस्ट डेनोमिनेटर में आएगा, तो डेनोमिनेटर में आएगा तो क्यों ना हम इसको ऊपर ही शिफ्ट कर दे, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसको ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, n+5 है, तो n+5 -r -1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी, और r+1 है तो r+1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये पहली बात तो ये इससे तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। r+1 और r फैक्टोरियल दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा है r+1, क्योंकि r1 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हमें पता है एक घटते हुए क्रम में जाता है, तो यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट होगा r+1 में -1 तो r फैक्टोरियल बचेगा, तो r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस फैक्टोरियल से इस r को कट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई थिंक आ ही रहा होगा, r+1 फैक्टोरियल है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो r+1 तो बचेगा ही बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टोरियल, तो इस r फैक्टोरियल से हमने इस r फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया है। आगे है ये तो कैंसिल आउट हो ही गया है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या बच रहा है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ये हो जा रहा है हमारे पास n-r प्लस का 4 फैक्टोरियल
इक्वल्स टू 1/2 अपॉन r+1 को भूलना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इस पेज नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा पेज है उस पर हम बचा हुआ काम कर लेते हैं, ताकि हौच पौच ना हो। हौच पौच होता है, चीजें तो समझ में नहीं आती फिर। चलो ठीक है, n-r n, ये रेड कलर तो और प्रॉब्लम है, रेड से तो दिखता ही नहीं है, तो हम ना वाइट ही ले लेते हैं। चलो n-r प्लस 4 फैक्टोरियल n, ओहो, n-r प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, उसके साथ मल्टीप्लाई है r+1, इसमें फैक्टोरियल नहीं है क्योंकि हमने r से कैंसिल किया है। अपॉन, अपॉन में क्या चीज है, तो अपॉन में है n-r प्लस 5, n-r प्लस 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और आई थिंक डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उसको तो कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 है। चलो, ओहो, इक्वल्स टू 1/2 है। तो इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा, ये तो दोनों सेम दिख रहा है, n-r। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक घटेगा, तो एक घटेगा तो 5 में से एक कम हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो इससे हम इस फैक्टोरियल से इस फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2r प्लस 1 इक्वल्स टू n-r प्लस 5। तो r को इधर लेकर के आ जाओ, 3r, ठीक है, इक्वल्स टू, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n प्लस कितना, n+3। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। अगला जो हमारा रिलेशन था वो था टी r+2 डिवाइडेड टी r+3 इक्वल्स टू 10/14 आई थिंक। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5/7 टी r+2, टी r+2 में एक बार टर्म देख लेते हैं, टी r+2 n+5 सी r+1 है और n+5 सी r+2 है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, ये है हमारे पास n+5 सी r+1। ठीक है जी, n+5 सी r+2 इक्वल्स टू 5/7। ठीक है जी, आगे है, इसको बस सॉल्व करना है। n+5 फैक्टोरियल, डोमिनेटर में तो एज इट इज ही रहेगा, और यहां पे लिखेंगे n+5 -r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और साथ में r+1 फैक्टोरियल तो बोलेंगे नहीं, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब डेनोमिनेटर वाले को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा n+5 फैक्टोरियल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। डायरेक्टली हम ऊपर ही लिख लेते हैं, इसको ओपन करके हम डायरेक्टली न्यूमरेटर में ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा n+5 -r-2 फैक्टोरियल, और ये r+2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। r+2 r+1 में से दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, जाहिर सी बात है r+2, r में दो अगर हम जोड़ रहे हैं तो ग्रेटेस्ट तो r+2 ही होगा ना, तो ये ग्रेटेस्ट वाले से इस वाले को पूरे को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, n-r प्लस का 3 अपॉन, ठीक है, अपॉन n-r प्लस का 4 है, और यहां पे साथ में मल्टीप्लाई में अभी भी है r+2 इक्वल्स टू 5/7। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, ये फैक्टोरियल नहीं बोलना, यहाँ फैक्टोरियल है, दोनों में ग्रेटेस्ट ये है। तो फैक्टोरियल से हम लोग लोवेस्ट वाले को कैंसिल कर देते हैं, फैक्टोरियल से इस वाले लोवेस्ट को हम लोग
कैंसिल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7r प्लस का 14 इक्वल्स टू 5n माइनस का 5r प्लस का 20, ये साथ में आएगा 12r, ठीक है 12r, ठीक है इक्वल्स टू 5n प्लस का 6। अगर हम इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में अगर यूज करें तो 3r इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 3r इक्वल्स टू n प्लस 3 है, तो 4 इंटू 3r, ठीक है इक्वल्स टू 5n प्लस 6 फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें तो 3r का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो n प्लस 3 है, 3r का जो वैल्यू है वो n प्लस 3 के इक्वल है, 5n प्लस 6 है, ये हो जाएगा 4n प्लस का 12 इक्वल्स टू 5n प्लस का 6, 5n है, मैंने 15 लिख दिया है, ये 5n होगा। अच्छा ये उधर जाएगा तो n ही बचेगा और इधर आएगा तो n का वैल्यू 6 दिख रहा है। अगर n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू अगर 6 है तो 6 प्लस 3 9 और डिवाइडेड 3, r का वैल्यू कितना होगा, तो r का वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, हमने सारा काम तो लगभग कर लिया है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि सम पॉजिटिव इंटीजर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन आर द रेशियोज एंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, इस वाले एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात एक्सपेंशन तो दिख ही रहा है, बट इसमें n एक अननोन है, तो n फाइंड करना जरूरी था, तो हमने n फाइंड कर लिया है। n के अकॉर्डिंग अगर हम n 6 करें तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 है, ऑड है, मिडिल टर्म कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो जैसा कि आप पास्कल्स ट्रायंगल में देखें, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं, जो भी ऑड पावर है, दोनों जो मिडिल टर्म आ रहा है वो सेम आ रहा है, ऑड पावर है, दोनों जो मिडिल टर्म आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा इस क्वेश्चन है उसमें n का वैल्यू तो हमारे पास आ रहा है 11 है, इसका मतलब ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, और जो 2 मिडिल टर्म होंगे उसका जो कोफिशिएंट है दोनों ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर हमारे पास 11 है, ठीक है, 6 प्लस 5 n प्लस 5 है, 6 प्लस 5 11 है, 11 है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, कौन कौन से, तो 11 प्लस 1 बाई 2th टर्म, यानी कि हमारे पास आ रहा है 6th टर्म, और इसमें हम 1 और ऐड करते हैं तो एंड 7th टर्म, ठीक है जी, 1 और ऐड करते हैं तो 6th टर्म और 7th टर्म दो ऐसे टर्म है जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है। तो 6 टर्म के लिए अगर हम देखा जाए, टर्म नंबर 6 के लिए हम r का वैल्यू लेंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11c5, ठीक है, x की पावर 5, ठीक है। टर्म नंबर 7 भी आप चाहे तो लिख लें, बट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जब इक्वल हैं तो किसी को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल ही आएगा, ठीक है जी, किसी को भी हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल ही आएगा, चाहे तो हम इसको सॉल्व कर लें चाहे तो हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 11c5 का वैल्यू आएगा 11 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रोक देते हैं, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 6 फैक्टोरियल ही बचता है, और इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में अभी भी 5 फैक्टोरियल है तो इसको भी लिख लेते हैं, और ये कैंसिल कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, और 4 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, 42, तो 42 और 11 है, ठीक है जी। तो ये कोई दिख रहा है हमें 462, तो 462 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 462। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो भी वो आपस में इक्वल आएगा, वो चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिडिल टर्म हमारे लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इससे भी बहुत बार जेईई में क्वेश्चन पूछे गए,
तो आप जरूर अच्छे से इस लेक्चर को देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।